हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। आज के इस पर्टिकुलर सेशन से हम कंटिन्यू करें हमारी इकोनॉमिक्स की सीरीज। जी हाँ, इकोनॉमिक्स की कंप्लीट सीरीज चल रही है जहाँ पे हम कंटेंट को हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में आपके साथ शेयर करेंगे। तो आज के इस पर्टिकुलर सेशन के थ्रू काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर अप करने वाले हैं। नेम है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो आज के इस पर्टिकुलर सेशन में काफी डिटेल में समझेंगे, इसकी मीनिंग समझेंगे, डिफरेंट स्टेजेस को समझेंगे, अदर नेम समझेंगे, हम एक्सेप्शंस क्या हैं, ठीक है, और कई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम कवर अप करेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मोड में। अगर प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, शॉर्ट रन लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, अगर आपको 0.1% भी वैल्यू एडिशन करना है तो उसकी प्लेलिस्ट मैं आपको लिंक में शेयर कर दूंगी ताकि आप उसे रेफर कर सकें, और इसका पीडीएफ जो है हम वेबसाइट पे अपलोड करके उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे ताकि आप उसे रेफर कर सकें। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का मेनली मीनिंग क्या हुआ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का, हमने समझा था प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में जहां पे हमने शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन दोनों के बारे में अंडरस्टैंड किया था। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन यानी जहां पे इसका नाम इसलिए ये पड़ा क्योंकि वो वेरी कर रहा है और उसी वेरिएबल फैक्टर्स पे फोकस कर रहा है। यानी एक फैक्टर इस फंक्शन में, इस एनालिसिस में केवल एक ही फैक्टर आपका वेरिएबल है और बाकी अदर जो फैक्टर्स हैं वो फिक्स्ड है। यानी आपको अगर आउटपुट प्रोडक्शन, आपकी कोई बिजनेस है, आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, उसका आउटपुट प्रोडक्शन बढ़ाना है तो आप कैसे बढ़ा सकते हैं शॉर्ट रन में? सिर्फ सिर्फ वेरिएबल फैक्टर को बढ़ा करके। ऐसा नहीं है कि आपने लैंड बाय कर लिया, फिक्स्ड फैक्टर्स को आप नहीं बढ़ा सकते। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या बोलता है कि ये बोलता है कि जो प्रोडक्शन फंक्शन में हम केवल एक ही फैक्टर को जो है वेरिएबल करते हैं और बाकी जितने भी फैक्टर्स होंगे उसे हम फिक्स्ड मान के चलेंगे। यानी ये कहना क्या चाहते हैं कि भाई जो इनपुट आउटपुट का रेशियो है ना, और जो आउटपुट अगर बढ़ रहा है से 100% से 200% आपको आउटपुट बढ़ाना है, तो आपको जो 100% इंक्रीमेंट हो रहा है वो केवल और केवल आप जो इनपुट है, जो वेरिएबल इनपुट है, उसी की मदद से बढ़ा सकते हैं। आप फिक्स्ड फैक्टर को चेंज नहीं कर सकते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन में। सो आई बिलीव आपको एक बेसिक मीनिंग क्लियर हो गई, पर क्विकली रीड करेंगे हम इसके वर्डिंग्स को, फिर हम पढ़ेंगे इस सेशन में फर्दर आगे। The law of variable proportion analyzes the production function with one factor as variable, keeping quantity of other factors fixed. Hence, the law referred to input-output relationship when the output is increased by varying the quantity of the one input. Why one input? It's because that only one input is variable, and in short run, we cannot vary the fixed factor. क्लियर? सो आई बिलीव आपको मीनिंग क्लियर हो गया हो। अब ये जनरली मैंने कहा ऑपरेट करता है शॉर्ट रन में, ठीक है, जहां पे हम फिक्स फैक्टर को चेंज नहीं कर पाते हैं। सो द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ऑपरेट्स ओनली इन शॉर्ट रन, यस, when all the factors of production cannot be increased or decreased simultaneously, where you can just change one factor. Why? Because that factor is variable and other factors are fixed and constant. Clear? फर्दर इसके अदर नेम्स क्या है? लॉ ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी भी इनको इन दो डिफरेंट नेम से बुलाया जाता है। अब एजम्पशन, भाई लॉ बना है, कोई सिद्धांत बना है, तो कुछ उस पर्टिकुलर सिचुएशन को एज्यूम किया गया कि भाई ये कंडीशन, हमने इसे एज्यूम करके तभी हमने लॉ को प्रेजेंट किया और अप्लाई किया। तो एजम्पशन क्या है? पहला कि ये जो टेक्नोलॉजी है ना वो कांस्टेंट रहेगी, फिक्स रहेगी, चेंज नहीं होगी, है ना। उसके बाद एक ही फैक्टर आपका वेरिएबल होगा, अदर फैक्टर्स फिक्स्ड होंगे आपके। तो जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी अगर हमारा जो आउटपुट बनाने के लिए लग रहा है, ठीक है, उसका प्रपोर्शन भी फिक्स नहीं होगा, है ना, क्योंकि आपका एक जो फैक्टर फिक्स्ड है, वेरिएबल है, और बाकी अदर फैक्टर फिक्स्ड है, उनका प्रोपोर्शनेट आपस में रिलेशनशिप भी जो है वो कांस्टेंट नहीं होगा, ठीक है। मे बी आपने कैपिटल से 20% लगाई और लैंड की वैल्यू आपकी 80% रह गई, है ना, तो प्रपोर्शन भी फिक्स नहीं है। सो द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैन बी यूज्ड इन एनी प्रपोर्शन, मीन्स कोई फिक्स्ड प्रपोर्शन नहीं है उनका, यानी 1:2, 4:3, कोई भी प्रपोर्शन हो सकता है, फिक्स्ड प्रपोर्शन नहीं है वो, ठीक है।
उसके बाद जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो ये माने गए कि स्कैर्स है। आई बिलीव आपको पता हो कि स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्स क्या होता है। काफी इंपॉर्टेंट सेशन था जिसको मैंने काफी डिटेल में कवर अप किया विद इमेजेस, ताकि वो कॉन्सेप्ट आपको दोबारा सुनना ही ना पड़े, एक इमेजेस के थ्रू आपके माइंड में सेटल हो जाए। ठीक है, तो उस प्लेलिस्ट में वो स्कैरसिटी के बारे में भी आपको बताया, आप एक बार क्विकली वैल्यू एडिशन के फॉर्म में रेफर कर लेंगे। तो फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपके स्केयर हैं, ये शॉर्ट रन में स्केयर है, उसकी अवेबिलिटी नहीं है, उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है, शॉर्ट रन की बात की जा रही है। ठीक है, तो एक बार क्विकली रीड करते हैं हमारे assumption को। The state of technology is constant and unchanged. Only one factor is variable. Factors of production can be used in any proportion. There is no fixed proportion of factors. Fixed factor of production is care. That means I'm talking about the fixed factor. Here you have to focus that you have to take care about the fixed factor only. So the fixed factor of production is care. Its availability cannot be increased in short run. It's talking about the short run only. So its availability cannot be increased in short run, and there is no perfect substitute for such a fixed factor. ठीक है, सो आई बिलीव एजम्पशन भी आपको क्लियर हो गया। कोई भी चीज रटना नहीं, समझने की कोशिश करना। मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको काफी अच्छे से इसे एक्सप्लेन कर सकूं, और रिक्वेस्ट यही है कि विद इन 24 आवर्स में वीडियो को थोड़ा सा स्पीड अप करके रिवाइज भी कर लेना। एक्सेप्शंस क्या हो सकते हैं भाई, जैसे हमने एग्जाम्पशन लिया उसका रिवर्स एक्सेप्शन हो गया। लाइक अगर टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट हो गई, या किसी इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी, आईटी सेक्टर है उसमें टेक्नोलॉजी में लगातार इंप्रूवमेंट हो रही है, तो वहां पे ये लॉ नहीं लग सकता। तो इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी है तो आपका ये एक्सेप्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। उसके बाद जहां पे जो सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो प्रोपोर्शनेटली वेरी कर रहे हैं, एक ही प्रोपोर्शन में वेरी कर रहे हैं, है ना। और आपके जो फैक्टर्स हैं जो यूज्ड है फिक्स्ड प्रोपोर्शन है। उसके बाद परफेक्ट सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हो गया उन फिक्स्ड फैक्टर्स का। ठीक है, तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होगा तो क्या होगा, लोग स्विच कर जाएंगे अपने आउटपुट को बढ़ाने के लिए। तो हम ये सारी जो स्टोरी पढ़ रहे हैं, ये आउटपुट को बढ़ाने के लिए वेरिएबल और फिक्स्ड का क्या रिलेशनशिप चल रहा है हम उसे अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो ये हमारा सेशन है, ये सिर्फ वेरिएबल फैक्टर की बात कर रहा है जो कि एक ही है केवल। ठीक है ना। उसके बाद ये जो है फर्म की जो प्रोड्यूसिंग फर्म है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में डिस्कस नहीं करता है, उसको इवैल्यूएट नहीं करता है मॉनेटरी फॉर्म में। अगर ऐसा कहीं हो रहा है तो वहां पे ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, सो आई बिलीव आपको एक्सेप्शंस क्लियर हो गए। अगर कोई डाउट है तो उसे लेके नहीं जाएंगे, उसे कमेंट सेक्शन में पूछ के क्लियर करेंगे। नेक्स्ट है हमारा स्टेजेस। यस, कौन कौन से ऐसे स्टेजेस हैं, तो हमारे 3 इंपॉर्टेंट स्टेजेस हैं इस लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में। पहले स्टेज को हम बोलते हैं लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, सेकेंड स्टेज को बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, एंड थर्ड स्टेज को बोलते हैं लॉ ऑफ निगेटिव रिटर्न। काफी डिटेल में इन तीनों स्टेजेस को समझाऊंगी आपको। ठीक है, और इसका एक ग्लिम्स विद शॉर्ट नोट मैं वीडियो के एंड में भी अटैच कर दूंगी। ठीक है, मीन्स नॉट इन द वीडियो एंड इन दी लाइक आर्टिकल में आपके जो आपको जिसका लिंक शेयर करूंगी। ठीक है, सो ये तीनों स्टेजेस हैं, इंक्रीजिंग, डिमिनिशिंग एंड निगेटिव। इन कई जगहों पे इनके कुछ डिफरेंट नेम से भी इन्हें प्रोनाउंस किया जाता है, बट हम इसे इन्हीं नेम से लेकर के चलेंगे एज अ स्टैंडर्ड नेम। ठीक है, सबसे पहला हमने समझा इंक्रीजिंग रिटर्न। ठीक है, क्या समझा, इंक्रीजिंग रिटर्न। तो इंक्रीजिंग रिटर्न के बारे में बात करें, जो लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न है, ये हमारा पहला स्टेज है जहां पे हमारा टोटल प्रोडक्ट, आई बिलीव टोटल प्रोडक्ट को आपको टीपी, मार्जिनल प्रोडक्ट को एमपी और एवरेज प्रोडक्ट को एपी बोला जाता है। ये तीनों टर्म्स अगर आपको क्लियर नहीं है, ऑलरेडी एक सेशन में काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया, एक बार क्विकली उसको वीडियो को स्क्रीन में करके अंडरस्टैंड करके रिवाइज कर लेंगे और वैल्यूएशन कर लेंगे। ठीक है, तो हम पहले स्टेज की बात करें तो लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न है, जहां पे टोटल प्रोडक्ट आपका इंक्रीज कर रहा है तो मार्जिनल प्रोडक्ट भी इंक्रीज कर रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं स्टेज 1 है AGH, हम देख सकते हैं ना। तो AGH क्या है, ये क्यों है, क्योंकि A पॉइंट पर आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन था, जो कि मैंने आपको लास्ट सेशन में ऑलरेडी बताया था। पॉइंट नंबर B एंड E, ये आपका फर्स्ट स्टेज कवर अप कर रहा है। ठीक है, ये पूरा एरिया आपको उधर का फर्स्ट स्टेज कवर अप कर रहा है, यानी 0 एक्सिस से लेकर के B और E पॉइंट यानी पॉइंट 4 तक ये आपका फर्स्ट स्टेज हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे आपका टीपी भी इंक्रीज हो रहा है, आपका एमपी भी इंक्रीज हो रहा है B पॉइंट तक और E पॉइंट तक। ठीक है, आपका टीपी भी इंक्रीज हो रहा है तो आपका एमपी भी इंक्रीज हो रहा है।
ठीक है। तो ये हमारा पहला स्टेज है, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। यहाँ पे हमने देखा क्या ओरिजिन से चीजें स्टार्ट हो रही है, ठीक है। और ये भी देखा कि एपी जो है ना अपना मैक्सिमम पे पहुंच गया है पहले ही स्टेज पे, और एपी आपका एमपी के बराबर है, ठीक से। तो ये फर्स्ट स्टेज में हमने क्या क्या फाइंड आउट किया, टीपी भी इंक्रीज कर रहा है, एमपी भी इंक्रीज कर रहा है, आप डायग्राम से देख सकते हैं, ठीक है। और एपी आपका मैक्सिमम पे पहुंच चुका है और उस जगह पे एपी इज इक्वल टू एमपी है, ठीक। उसके बाद ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, हमने ये देखा है ना, कहां से फ्रेम हो रहा है, ओरिजिनल से। सो इनिशियली हमने देखा कि इंक्रीज कर रहा है लेकिन इंक्रीजिंग रेट पे, लेकिन जैसे ही पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ रहा है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या था हमारा, ए पॉइंट, जहां पे हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट मैक्सिमम है उसका टीपी पॉइंट, दैट इज ए, अल्फाबेटिकली ए जो मेंशन है आपके डायग्राम में, उसे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। क्लियर नहीं है तो प्लीज लास्ट सेशन को देख लेंगे, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की स्टेज तक तो इंक्रीजिंग रेट पे जा रहा था, लेकिन उसके बाद वहां पे हमने देखा हमारा एमपी क्या है, मैक्सिमम है। उसके बाद टीपी इंक्रीज तो कर रहा है बट डिक्रीजिंग रेट पे कर रहा है, सेटिस्फाइड होना, ठीक है। एपी इंक्रीज कर रहा है हमारा बट कंपैरेटिवली लोअर देन एमपी है, ठीक है। और एपी अपनी स्टेज 1 के एंड में आते आते मैक्सिमम पे पहुंच जाता है और वहां पे एपी एमपी के बराबर पहुंच जाता है, ठीक है। और एमपी में हमने क्या देखा कि भाई वो इनिशियली राइज कर रहा है फास्टर देन एपी राइज कर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद जो एमपी का कर्व है वो स्टीप होता चला जा रहा है और एपी हमारा राइज कर रहा है, और एमपी मैक्सिमम कब है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे, और एंड स्टेज पे एपी के बराबर है, ठीक है। तो आपको रिकॉल कैसे करेंगे, ये तो इतना कुछ बोल के चले गए हम, तो आपको रिकॉल करना है पहला स्टेज 1, उसका दूसरा नाम क्या है और स्टार्ट कहाँ से हुआ था, दैट इज फ्रॉम ओरिजिन, ठीक। उसके बाद आपको कैसे रिकॉल करना है, मैंने टीपी के बारे में क्या बताया, मैंने आपको एपी भी क्या बताया और एमपी के बारे में क्या बताया, बस ये सोच के आपको रिकॉल करना है। डोंट वरी, इसका ग्लिम्स भी मैं अटैच कर दूंगा, जब हम आपको वेबसाइट की लिंक देंगे वहां पे वो इमेज अटैच कर देंगे, ठीक है। और अदरवाइज यू कैन रेफर इट फ्रॉम दी दैट टेलीग्राम, ओके, और व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज है हमारा स्टेज 2, जो हम देखते हैं डी पे एंड हो रहा है और एफ पे एंड हो रहा है, ठीक है। ये हमारा कौन सा स्टेज है, स्टेज 2 है। स्टेज 2 को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न को अगर आप देखें तो यहाँ पे एमपी और टीपी अब आपका डिक्रीज कर रहा है, देख रहे हैं। स्टेज 2 पे आगे पहले बी से सी है, फिर डी पे आगे कांस्टेंट हो गया, ठीक है। और आपका एमपी जो है जी और ई के बाद धीरे धीरे नीचे ही जाता जा रहा है ना। तो एमपी और टीपी की बात करें तो डिक्रीज कर रहे हैं, इसलिए इसको बोला गया लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। ओरिजिन कहाँ से है इसका, स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टेज 1 में तो ओरिजिन से स्टार्टिंग पॉइंट था, और यहाँ पे जहां पे एपी मैक्सिमम है ना वहां से स्टार्ट हुआ है आपका स्टेज 2, जहां पे एपी और एमपी आपका इक्वल टू था, ठीक है, और टीपी अपने मैक्सिमम पे था, ठीक है। और टीपी आपका मैक्सिमम पे पहुंच गया, स्टेज 2 एंड कहां पे हो गया आपका एमपी जहां पे 0 है ना। तो अगर हम टोटल प्रोडक्ट की बात करें तो टोटल प्रोडक्ट अब आपका इंक्रीज तो हो रहा है स्टेज 2 में, लेकिन डिक्रीजिंग रेट में हो रहा है, क्लियर। और क्या देख रहे हैं हम कि स्टेज 2 के एंड में आने तक टीपी आपका मैक्सिमम पे है, क्लियर। अब एपी की बात करें तो एपी आपका डिक्लाइन हो रहा है बट कंपैरेटिवली एमपी से लोअर रेट पे, ठीक। और हम क्या देख रहे हैं, एपी कर्व आपका फॉल भी कर रहा है, फ्लैटर है, ठीक है। लेकिन हमने देखा एमपी भी आपका फॉल कर रहा है, तो फॉलिंग ऑफ एपी कर्व इज फ्लैटर, यू कैन सी दैट इट इज अ फ्लैटर कर्व, ठीक है, एज कंपेयर टू दी एमपी। दोनों फॉल कर रहे हैं लेकिन एपी आपका फ्लैटर है। एमपी के व्यू पॉइंट में डिस्कस करें तो एमपी जो है वो एपी से पहले ही गिर गया, बहुत ज्यादा गिर गया है, आप देख सकते हैं डायग्राम में। और स्टेज के एंड में आते आते आपका एमपी क्या हो गया, 0 पे पहुंच गया, क्लियर है। नेक्स्ट थर्ड स्टेज और लास्ट स्टेज है हमारी, जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ निगेटिव रिटर्न्स। इस सिचुएशन में आपका टीपी डिक्लाइन होना शुरू हो गया है, एमपी निगेटिव होना शुरू हो गया है। टीपी की बात करें अगर हम स्पेसिफिकली, तो टीपी डिक्लाइन हो रहा है स्टेज 3 में, ठीक है, और एमपी आपका निगेटिव हो गया है। एपी भी डिक्लाइन कर रहा है बट स्टिल उसने अपनी पॉजिटिविटी बना के रखी है, वो पॉजिटिव है, और एमपी तो हमें पूरा पूरा निगेटिव होते हुए नजर आ रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं क्या रिलेशनशिप है टीपी एपी और एमपी का, ठीक है। और आपने ये भी देखा है कि जो एमपी कर्व है आपका स्टेज 1 में वो एपी को कट कर रहा है एट इट्स मैक्सिमम फ्रॉम टॉप, नॉट फ्रॉम बॉटम, ठीक है, बिलो से नहीं कट रहा है, अबव से कट रहा है,
ठीक है? तो हमने देखा पहला स्टेज लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न है। ये किस वजह से हमने देखा, क्योंकि कई बार क्या है जो पहला जो सिचुएशन देखा वो कई बार आपके जो फिक्स्ड फैक्टर है, फॉर एग्जांपल लैंड, वो फुल्ली यूज़ हो चुके हों। ठीक है? अगर कोई मशीन है जिसमें 5 लोगों के काम करने की क्षमता है, तो वो फुल्ली यूज़ हो चुकी है। ठीक है? वेरिएबल फैक्टर्स एफिशिएंट हैं आपके, और अगर वेरिएबल फैक्टर्स को इंक्रीज़ करें तो ही आउटपुट इंक्रीज़ हो रहा है, हायर प्रोडक्टिविटी मिल रही है। ठीक है? जो वेरिएबल फैक्टर है वो स्कैर नहीं है। तो वेरिएबल फैक्टर आपको जब मन चाहे जितना आउटपुट इंक्रीज़ करना है आप कर सकते हो। ठीक है? और एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन यहाँ पे पॉसिबल है रीच करना। प्रोडक्शन की एफिशिएंसी अटेन हो सकती है, आउटपुट को इंक्रीज किया जा सकता है। ठीक है? यानी आपने फिक्स्ड और वेरिएबल का प्रॉपर कॉम्बिनेशन बना लो, आप आउटपुट को अचीव कर जाओगे। यहीं पे अगर हम सेकंड स्टेज की बात करें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न की, तो ये स्टेज क्यों देखने को मिलता है? जब हमारा फिक्स्ड फैक्टर जो है इनएडिक्वेट होने लगे। ठीक है? सो दिस इज बिकॉज व्हेन वी सी दैट फिक्स्ड फैक्टर बिकम इनएडिक्वेट। फॉर एग्जाम्पल 5 ही लोग काम कर सकते थे, लेकिन उसी जगह पे छठा भी आ गया। जरूरत नहीं थी, जगह नहीं थी, जो लोग 5 कर रहे हैं तो छठे की जरूरत नहीं थी, लेकिन छठा आ गया तो उसकी जो रिटर्न है एवरेज वो रिड्यूस होने लगी। उसका कॉन्ट्रीब्यूशन कोई मायने नहीं रख रहा, है ना? एफिशिएंसी वेरिएबल फैक्टर की गिर रही है, लेस होने लगी है। इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, कोई परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं अवेलेबल है। जो भी आपका फिक्स फैक्टर है उसका कोई परफेक्ट सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है। ठीक है? कॉम्बिनेशंस कॉम्प्रोमाइज होने लगे हैं, तो हमें ये सिचुएशन देखने को मिली है। और अगर यही हम लास्ट स्टेज की बात करें, यानी स्टेज 3 की अगर हम बात करें, तो स्टेज 3 जो कि लॉ ऑफ नेगेटिव रिटर्न है, यहाँ पे क्या है, ये जो दिख रहा है जनरली वेरिएबल फैक्टर बहुत ज्यादा हो गए हैं, बहुत ही एक्सेसिव आपके पास वेरिएबल फैक्टर हो गए हैं इन रिलेशन टू द फिक्स फैक्टर। ठीक है? और इस वजह से क्या है, जब वेरिएबल फैक्टर ज्यादा हो गए तो आपने खर्चा ज्यादा किया ना वेरिएबल फैक्टर को लाने के लिए, और आपका फिक्स फैक्टर एक ही लिमिट तक है, यानी एक लैंड है वो एक ही लिमिट तक है, उस पर आप ज्यादा और कुछ नहीं ला सकते हो। आप और कितना मटेरियल ला करके उसमें जो है ग्रो करोगे, फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, है ना? फिक्स फैक्टर तो लिमिट है, लेकिन वेरिएबल फैक्टर आप बढ़ाते चले जा रहे हो, तो आपका टोटल आउटपुट क्या कर जाएगा, बढ़ने की जगह गिरने लगेगा, क्योंकि आपने खर्चे बहुत ज्यादा कर दिए वेरिएबल फैक्टर में। तो अगर हम मशीन की एग्जांपल करें तो 6 के बाद 7 लोग हो गए, 8 लोग हो गए, 9 लोग हो गए, तो ये सब बिल्कुल ही जो है आपके आउटपुट को इम्पैक्ट करेंगे, और आपका आउटपुट एट एंड फॉल करने लगेगा। ठीक है? तो ये हमारी 3 स्टेजेस हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के। इनके एक्सेप्शंस भी हमने डिस्कस किए। कई बार ये क्वेश्चन देखने को मिलता है कि ये जो हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ रहे हैं और इसके 3 स्टेजेस हैं, सबसे सूटेबल स्टेज कौन सा है? तो सबसे सूटेबल स्टेज एक प्रोड्यूसर फॉर्म के लिए है स्टेज 2, क्योंकि पहले स्टेज पे तो वो उसके पास जो है अभी चांसेस हैं, फिक्स फैक्टर पूरा यूज नहीं हुआ है, वो आगे बढ़ सकते हैं, वेरिएबल फैक्टर को भी बढ़ा सकते हैं काफी अच्छे। मार्जिनल जो प्रोडक्ट है स्टेज 1 में फिक्स फैक्टर में, वो निगेटिव है। ठीक है? लेकिन जैसे फिक्स फैक्टर अवेलेबल है उस स्टेज में, फॉर्म अपने मतलब एडॉप्ट कर सकता है। लेकिन स्टेज 3 की बात करें तो वहां पे निगेटिविटी देख रही है हमें मार्जिनल प्रोडक्ट में, वेरिएबल ज्यादा बढ़ गए हैं। तो एक रैशनल प्रोड्यूसर की अगर हम बात करें तो वो कभी भी स्टेज 1 और 3 को नहीं रिफर करेगा, वो स्टेज 2 को ही रिफर करेगा, क्योंकि वो स्टेज उसे मैक्सिमम आउटपुट देगा विद मिनिमम कॉस्ट। और इसीलिए कई बार ना स्टेज 1 और स्टेज 3 को जो है स्टेज ऑफ इकोनॉमिक नॉनसेंस भी बोला जाता है। सो इट्स नॉट अ पर्सनल ऑन कॉल। ठीक है? कई बार इकोनॉमिक्स ने इस वर्ड का यूज किया है। ठीक है? तो रैशनल जो प्रोड्यूसर होगा वो स्टेज 2 तक खुद को लिमिट करेगा, जहाँ पे एमपी और एपी जो है आपका एक जो है पॉजिटिव ट्रेंड, एक वेरिएबल रिलेशनशिप दिखा रहा है, और जहाँ पे एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन है आउटपुट को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है? तो आई बिलीव आज के इस पर्टिकुलर सेशन में आपको ये क्लियर हो गया हो वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या होता है, उसकी मीनिंग, हमने उसके डिफरेंट नेम्स को भी अंडरस्टैंड किया, कौन सी ड्यूरेशन में एप्लीकेबल है शॉर्ट टर्म में, उसके एजम्पशंस क्या हैं, एक्सेप्शंस क्या हैं। ठीक है? और डिफरेंट स्टेजेस के बारे में भी काफी डिटेल में डिस्कस किया। सो आई बिलीव ये पूरी जो कॉन्सेप्ट है आपने अंडरस्टैंड की होगी। ठीक है? और अगर कोई डाउट है तो उसे आप अपने साथ लेके नहीं जाएंगे, उसे कमेंट सेक्शन में पूछ करके क्लियर करेंगे। ठीक है? और अगर इन डायग्राम्स में या कुछ अंडरस्टैंडिंग में आपको कोई डाउट है तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमने लास्ट सेशन में टीपी, एमपी और एपी के रिलेशनशिप के बारे में एक्सप्लेन किया था, तो उस सेशन को भी एक बार कंबाइनली देख लेंगे ताकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए। तो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, कुछ नया सीखेंगे इकोनॉमिक्स में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।